अब ये बताओ, चल क्या रहा था कल? हाँ हाँ, ठीक ठीक, ओके। प्रशासन हो गया। तो प्रशासन में हमने केंद्रीय प्रशासन देख लिया गुप्त का, क्या है? मुखिया कौन है? राजा। राजा की सहायता देने के लिए मंत्री परिषद, जिसके कुछ प्रमुख मंत्रियों के नाम हमने आपको बताए थे। पहला कौन था? महा कुमारामात्य। कुमारामात्य कौन है? ये प्रांतों का गवर्नर है। सबसे महत्वपूर्ण पद कुमारामात्य का ही है। फिर संधि विग्रहक था। संधि विग्रहक का मतलब ये विदेश मंत्री है, मतलब भारत में गुप्त साम्राज्य में शांति को स्थापित रखने का प्रयास करेगा। दूसरा कौन? तीसरा कौन था? महाबलाधिकृत, यानी ये सर्वोच्च कमांडर इन चीफ है आर्मी का। इसकी सहायता के लिए महासेनापति भी है। और हमने फिर क्या देखा? एक दंड पासिक नामक अधिकारी भी देखा, जो वर्तमान में आईपीएस होगा, एसपी रैंक का आदमी दंड पासिक है। फिर ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण क्या है? ये राजस्व को कलेक्ट कर रहा है, यानी वर्तमान में देखो तो आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ध्रुवाधिकरण के बाद हमने क्या देखा था? कौन सा? महापीलपति, ये मतलब अस्थि सेना का प्रमुख है। फिर भटाश्वपति, यानी ये अश्व सेना का प्रमुख है। और कर्णिक। कर्णिक कौन है? ये भूमि संबंध में जितने भी लेख हैं, अभिलेख हैं, उनको अपने पास संरक्षित रखेगा। कर्णिक की सहायता के लिए एक पुस्तपाल नामक अधिकारी भी हमने पढ़ा था, जो किसकी सहायता कर रहा है? कर्णिक की सहायता कर रहा है, यानी अभिलेखों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा। और एक पुरपाल नामक अधिकारी है, जो नगर के प्रशासन से संबंधित है। फिर हमने सैन्य प्रशासन भी देखा, न्याय प्रशासन भी देखा, और ग्राम प्रशासन भी देखा। हमने प्रांतों का प्रशासन देखा, तो देखा कि प्रांतों को गुप्त साम्राज्य में किस नाम से जानते हैं? अवनी, देश या भुक्ति। तो प्रांत को गुप्त काल में प्रांत नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? प्रांत की जगह क्या कहेंगे उसको? या तो अवनी कहेंगे, या देश कहेंगे, या भुक्ति कहेंगे। मेरी बात समझे? तो प्रांत का प्रशासन दो भागों में विभाजित था। एक सीमांत प्रांत है, सीमावर्ती प्रांत, और दूसरे आंतरिक प्रांत। सीमावर्ती प्रांत मतलब ऐसे प्रांत जो गुप्त साम्राज्य की बिल्कुल बाउंड्री पे थे, उनका प्रांतपति अलग होगा, और आंतरिक प्रांतों के प्रांतपति अलग होंगे। ठीक है? तो सीमावर्ती प्रांतों के प्रांतपति को क्या कहा गया? गोप्ता कहा गया। और आंतरिक प्रांतपतियों को औपरिक महाराज कहा गया। ठीक है? तो इस तरह से हमने सारा प्रशासन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल का भू राजस्व व्यवस्था, उस समय की अर्थव्यवस्था, और उस समय का व्यापार तथा वाणिज्य। ठीक है? शुरू करें? चलो, पहले तो हम ये चेंज करेंगे। चलो, ठीक है। किसकी? तो अगर कोई पूछे कि गुप्त राजा की आय का मुख्य स्रोत क्या है? भूमि, यानी भूमि राजस्व, यानी भू राजस्व को गहराई से पढ़ेंगे। ओके? गुप्त काल की अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था से ही जुड़ा हुआ है गुप्त काल का व्यापार और वाणिज्य। मेरी बात समझे? तो आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक? अच्छा, गुप्त काल में और बचा क्या क्या है? राजनीतिक इतिहास पढ़ लिया हमने, प्रशासन पढ़ ही रहे हैं, साहित्य पढ़ चुके हैं, और क्या बचा है? गुप्त काल की सोसाइटी, गुप्त समाज कैसा था, और गुप्त काल का धर्म। तो ये दोनों कल की क्लास में कंबाइन करके दोनों को खत्म कर देंगे। ठीक है? चलो, तो पहला स्टार्टिंग करते हैं भू राजस्व। गुप्त काल में भूमि के कई प्रकार थे, और जितने भूमि के प्रकार हैं उनसे अलग अलग टाइप से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। जैसे मान लो ऐसी भूमि
जहां पर वर्षा से सिंचाई होती है उसको क्या बोलेंगे हम? देवभूमि, देवमात्रक। ऐसी भूमि जो वर्षा से हटकर कृत्रिम साधनों से सिंचाई होती है उसको क्या बोलेंगे? अदैव मात्रक। ऐसी भूमि जो सिर्फ पूरी तरह से नदी के पानी से सिंचित होती है उसको क्या कहेंगे? नदी मात्रक। ऐसी कई प्रकार से भूमियों को वर्गीकृत किया गया, किसमें? गुप्त काल में। तो पहले तो हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ लैंड्स, भूमि के प्रकार, कितने प्रकार की भूमि थी। दूसरा पढ़ेंगे, यार ये गलत हो रहा है भाई, विभिन्न प्रकार के कर, यानी जिस प्रकार की भूमि और उस पर लगने वाला कर, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे हम संबंधित अधिकारी, और उसके बाद पढ़ेंगे भूमि के संबंध में व्याख्यात कुछ नियम, ठीक है। बनाते चलो अगर चाहो तो, नहीं तो फिर रिकॉर्ड देख लेना। तो पहला क्या पढ़ेंगे? भूमि के प्रकार। दूसरा विभिन्न प्रकार के कर, कौन कौन से अधिकारी जुड़े हुए हैं भू राजस्व को इकट्ठा करने से, और भूमि किस, कौन सी भूमि किस नियमों से संचालित होगी, ये पढ़ेंगे, ठीक है। पक्का? चलो, तो पहला टाइप्स ऑफ, पहली भूमि है क्षेत्र भूमि या खेत भूमि। तो नाम से समझ में आ गया क्या है ये? जमीन का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर खेती हो सकती है, तो उसे क्या बोला? क्षेत्र भूमि या खेत भूमि। दूसरी भूमि है वास भूमि, मतलब जहां निवास, तो ये निवास भूमि है। सबको अलग अलग बहुत बढ़िया तरीके से कैटेगराइज किया गया है। कहां पर? गुप्तास एम्पायर में। आप देखेंगे तो खेती वाली भूमि में किसी का घर नहीं बना होगा, अगर बन रहा है तो किसी ना किसी नियम का उल्लंघन कर रहा है। अगर कोई निवास वाली भूमि है तो वहां पर खेती वर्जित होगी, खेती नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से भूमि का एक प्रकार है देवमात्रक भूमि। कौन सी भूमि? ऐसी भूमि जिसकी सिंचाई वर्षा पर निर्भर है। समझे मेरी बात? एक इसी प्रकार की एक और भूमि है अदैव मात्रक। हाँ, ऐसी भूमि जहां पर सिंचाई करने के लिए वर्षा की आवश्यकता नहीं बल्कि कृत्रिम साधनों से सिंचाई की जाएगी। नल हो गया, कुआं हो गया, है ना, ट्यूबवेल हो गया, इस तरह के। एक इसी प्रकार की भूमि है नदी मात्रक, मतलब ऐसा खेत जिसकी सिंचाई के लिए नदी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक और भूमि है गोचर भूमि। ये क्या है? हाँ, मतलब मवेशियों को चरने वाली भूमि, जहां पर मवेशी छोड़ दिए जाएंगे, आराम से चरो, चराई वाली भूमि, ठीक है। फिर एक और भूमि है खिल्य भूमि। खिल या सिल, ये कैसी भूमि है? यहां पर कोई भी प्रकार की खेती नहीं होगी, ठीक है। बंजर भूमि, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रकार की भूमियों को वर्गीकृत किया गया। किस काल में? गुप्त काल में। नाम से ही समझ में आ जाएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र, हाँ, वो मौर्य काल की है मेरे भाई। सीता मौर्य काल की राजकीय भूमि को कहते हैं। उसकी देखरेख के लिए सीता अध्यक्ष है, याद आया?
लिखाया है ना। सीता क्या है, लेकिन ये गुप्त काल की सीता भूमि नहीं है। सीता भूमि गुप्त काल में कोई मतलब नहीं है, उसका काम मतलब कहाँ से है, मौर्य काल से। मौर्य काल के जो राजा के नियंत्रण भूमि है उसको सीता कहा गया। तो ये 7 प्रकार की भूमि याद कर लेना, ठीक है। अब जब भूमि है तो भू राजस्व से इकट्ठा होगा, हाँ या ना। और राजा की सबसे बड़ी आय का स्रोत भी यही है। तो भू राजस्व कितने प्रकार के करों से, पहला नहीं 7 नहीं है, अब तूने भुलवा दिया यार, ले अब क्या हो गया, बीच में टोक दिया तुमने। उद्रंग कर पहला, दूसरा ऊपरी कर, तीसरा साली कर, चौथा विष्टि कर, पांचवा भाग या भोग कर। तो कितने प्रकार के टैक्स की बात हो रही है, पहला उद्रंग, दूसरा ऊपरी कर, तीसरा साली कर, चौथा विष्टि कर, पांचवा, सबको समझो क्या है भाग या भोग कर। क्या है भाग, क्या है मौर्य काल में जो पढ़ाया था, हाँ हाँ कितना है ये, बहुत सुंदर। भाग या भोग कर है, यानी खेती से, खेती के हिस्से से लिया जाने वाला कर। इसको क्या बोल रहे हैं, इसकी सीमा 1/4 से 1/6 तक निर्धारित की गई। ज्यादा कौन सा, 1/4 या 1/6, 1/4। तो ये 1/4 राजस्व कौन इकट्ठा करेगा, शक्तिशाली राजा की कमजोर राजा, और 1/6। तो गुप्त साम्राज्य में जो भी शक्तिशाली राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, इन्होंने भू राजस्व का भाग कर के रूप में कितना लिया, और अन्य राजाओं ने, समझ गया किसके ऊपर है ये, खेती के ऊपर लगने वाला। ये सभी खेती के ऊपर लगेंगे। पहला भाग या भोग हो गया। दूसरा उद्रंग, इसको बताएंगे बाद में क्या है ये। उद्रंग क्या है, उद्रंग मतलब जैसे मान लो मेरी जमीन, और इस जमीन के मालिक हम हैं, तो स्थायी काश्तकारों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाएगा, उद्रंग। क्या कहलाएंगे, जी जी जी, स्थायी काश्तकारों से लिया जाने वाला कर। दूसरा ऊपरी कर, ये क्या है, अरे यार तुम भाई आज पढ़ के आए हो क्या, गुड। अस्थायी काश्तकारों से लिया जाने वाला, कितने अच्छे बच्चे लग रहे हो, पढ़ के आए हो तो पापा आ रहे हैं ना चलो, तो पहला उद्रंग कर स्थायी काश्तकारों से, ऊपरी कर अस्थायी मतलब, अस्थायी मतलब जिसकी व्यक्तिगत जमीन नहीं है, वो पट्टे पे काम कर रहा, वो भी कर देगा राजा को, ठीक। नेक्स्ट साली कर, ये क्या है, ये एक प्रकार का धार्मिक कर है। कोई तीर्थ में जा रहा है, कोई पूजा पाठ का अनुष्ठान कर रहा है, तो वो राजा को भी कर देगा। चौथा विष्टि मतलब निशुल्क है, तो कर कहां से हो गया, नहीं निशुल्क है तो कर कहाँ है, विष्टि का मतलब बेकार। जैसे हम किसान हैं और हम किसान होकर 1/4 हिस्सा राजा को नहीं दे पाए, मान लो सूखा पड़ गया या वर्षा ज़्यादा हो गई तो मेरी फसल नष्ट हो गई, लेकिन कर सबको देना है, तो हम कैसे देंगे, तो राजा के दरबार जाएंगे, माई बाप सरकार कर नहीं दे पाए, अब बताइए क्या करें, तो कहेगा ठीक है मेरे दरबार में क्या करो, काम करो, और उस काम के बदले आपको कोई भी वेतन नहीं मिलेगा। समझ गए, तो विष्टि या बेगार क्या हुआ, यानी जब कोई व्यक्ति कर नहीं दे पा रहा है तो राजा उससे काम करवाएगा बिना पैसे दिए हुए, उसको क्या बोलेंगे, बेकार। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार
पूछा गया, एक ये पूछा गया, ये तो पूछा ही जाता है, ये पूछा गया है, बाकी आप याद रखिएगा, ठीक है। बचा क्या, हो गया सब। तो पहला भाग या भोग, जिसकी सीमा कितनी है, 1/4, 1/6 से 1/4। दूसरा उद्रंग, स्थायी काश्तकारों से लिया जा रहा है। ऊपरी कर, अस्थायी काश्तकारों से लिया। काश्तकार समझ रहे हो ना क्या है, काश्तकार क्या होता है, किसान यार, है ना। सालीकर धार्मिक कर है, विष्टि बेगार है, और भाग या भोग 1/6 से 1/4 है। ये सब किसके पास जा रहा है, राजा के पास। किस रूप में जाएगा, किस रूप में, कैश या फसल का हिस्सा, नहीं दे पा रहे हैं तो दोनों प्रकार का प्रावधान है। ये सारे कर आप कैसे देंगे, या तो फसल का हिस्सा देंगे या कैश, कैश मतलब सिक्के देंगे। अगर आपने फसल के हिस्से के रूप में कर दिया तो वो कहलाएगा में, क्या कहलाएगा, यानी राजा ने किसी किसान से में प्राप्त कर लिया, इसका मतलब कि राजा ने उस फसल का एक हिस्सा प्राप्त कर लिया। में नहीं है, सिक्के मिले किसी काश्तकार के द्वारा तो उसको कहा जाएगा हिरण। ये तो हो चुका पहले, मौर्य काल में भी हिरण आया कि नहीं आया, 16-17 कर लिखाए तुम लोग को, उसमें हिरण है। ये तो हिरण कैसा है, नगद, और में क्या है, फसल के रूप में लिया जाने वाला कर। आ गई बात समझ में, पक्का। सिंचाई होती कैसे है, तो जैसे मौर्य काल में सिंचाई हो रही वैसे ही गुप्त काल में। कौन सा यंत्र है बताया था हमने, है? अरे यार ये इसके पापा हमेशा भगवान करे इसके साथ ही रहें, है ना, अर्घट। तो सिंचाई का यंत्र वही है जो मौर्य काल में भी था, क्या, रहट या अर्घट, ठीक है। इसे ह्वेन-सांग ने, किसने, ह्वेन-सांग ने इस रहट या अर्घट को घंटी यंत्र कहा। तो चाहे घंटी यंत्र हो चाहे अर्घट हो, मामला एक ही है, समझ गए। तो सिंचाई का साधन, सिंचाई किससे होती है, अर्घट प्रणाली या रहट प्रणाली। क्या होती है, वही कई सारी बाल्टियां लगी होंगी, चमड़े की या लोहे की, जो भी रस्सी से बंधी होंगी, पानी नीचे जाएगा, बाल्टी से भरेगा और ऊपर वो बाल्टी पानी उड़ेल देगी बाहर। तो उसी से क्या, उसको क्या बोलेंगे, अर्घट। अर्घट या रहट या घंटी यंत्र। समझ गया मेरी बात, पक्का। नेक्स्ट क्या था इसमें आगे, हाँ, भू राजस्व से संबंधित अधिकारी। तो ये कल हम बता चुके हैं थोड़ा बहुत, अगर आप रिकॉल कर पाए तो ठीक। बताओ कौन कौन से अधिकारी हैं, उन्हीं में से निकालो। दंडपासिक भू राजस्व से संबंधित होगा, नहीं होगा ना, वो क्या है, पुलिस ऑफिसर है। तो कौन सा है जो राजस्व इकट्ठा कर रहा है, ध्रुवाधिकरण, है ना। ये क्या है, राजस्व संग्रह करता, यानी सारी भूमि से रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार किसके पास है, ध्रुवाधिकरण, ठीक है। दूसरा कौन होगा, हाँ, अरे सौर्किक दूसरी चीज, और बताओ, कर्णिक। कर्णिक कौन है ये अभिलेखों को, भूमि अभिलेखों को, भूमि अभिलेखों को क्या कर रहा है, संरक्षित कर रहा है, यस और नो। इसके साथ पुस्तपाल होगा, होगा कि नहीं होगा, जो इसकी सहायता कर रहा है। और कौन होगा, दिमाग लगाओ। भूमि के संबंध में कोई विवाद हो सकता है, उस विवाद को कौन निपटाएगा, कोई जज। भूमि से रिलेटेड जज को क्या कहा गया,
तो अगर विवाद हो गया किसको लेकर, भूमि को, तो निपटाने का अधिकार किसके पास, इस अधिकारी के पास, जिसका नाम न्यायाधिकरण। और भूमि के लेखों को लिखने वाला आदमी देवेर, यानी वर्तमान का क्लर्क। ये 6-7 अधिकारी हैं जो भूमि से जुड़े हुए हैं। किस काल में, गुप्त काल में। पहला कौन है, ध्रुवाधिकरण, यानी ये वर्तमान का IRS। कर्णिक, ये भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रख रहा है, यानी क्लर्क समझ लो। पुस्तपाल, इसकी सहायता करने के लिए सब क्लर्क। और न्यायाधिकरण जज है, और दिवेर भी क्लर्क है। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। इनका सबका संबंध रेवेन्यू से है, ठीक है, पक्का। अब देखो, इतने प्रकार की भूमि को संभालने के लिए कुछ नियम कायदे कानून भी होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। तो कैसी भूमि किस नियम से संभाली जाएगी, इसको आज हम देखते हैं। पहला देखो, सुना है नीवी नियम। पहला कौन सा नियम है, नीवी नियम का संबंध किससे है, सेना से, भूमि से, प्रशासन से, या एक प्रकार के कर से, भूमि से। पहला क्वेश्चन तो बन गया। नीवी न्याय क्या कह रहा है, नीवी न्याय कह रहा है कि यदि कोई काश्तकार है जो इस भूमि पर खेती करने के लिए मान लो 10,000 दिनार, दिनार मतलब गुप्त काल में सोने का सिक्का, 10,000 नहीं 10,000 ज्यादा हो गए, 1,000 सोने का सिक्का खर्च कर रहा है। यूरिया लगेगी, बैल चलेंगे, हल चलेगा, पैसा खर्च होगा। इस पैसे को खर्च करने में कितना रुपए लगा, दिनार ने 1,000 दिनार ने खर्च कर दिए। खेती हुई, फसल कटी, और फसल कटने के बाद इसने मार्केट में बेचा और इसको फायदा हुआ। तो नीवी न्याय कह रहा है कि इस 5,000 के प्रॉफिट में 1,000 रुपए पहले से कट जाएंगे, जो किसकी जेब में जाएंगे, कि भैया जो तुमने पहले लागत लगाई है वो अपने पास रख लो। बचा कितना, इस 4,000 दिनार के प्रॉफिट में 1/4 या 1/6 हिस्सा किसके पास चला गया, और इस नियम का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था। यानी किसानों के सम्मान और उनकी समृद्धि को ध्यान में रखा गया है। मेरी बात समझ पाए। तो नीवी नियम क्या कह रहा है कि किसान ने खेती उपजाते समय जो पैसा खर्च किया है, अंतिम समय में यानी कटाई के समय वो पहले काटेगा, प्रॉफिट में से जो बचेगा उसका 1/4 या 1/6 भाग किसको जाएगा। अच्छा, इस नियम को नीवी नियम कहा गया। पॉइंट पकड़ पाए। दूसरा, अक्षय नीवी नियम, ये क्या है, ये तो सुना हुआ है ना। अक्षय नीवी क्या है, देखो बेहोशी की किसकी ये उपज है, किस वंश ने इसको शुरू किया था भारत में, है यवनों ने नहीं यवन नहीं है। अक्षय नीवी और देव कुल की प्रथा किसने शुरू की, ऐसे अंदर अंदर कहा बोल रहा, तेज बोलो, कुशालों ने। अक्षय नीवी क्या है, हाँ, ऐसी भूमि जो राजा द्वारा एक बार दान में दे दी गई तो दोबारा राजा वापस नहीं लेगा। ये कौन लाया भारत में, कुषाण लाए ना। और कुषाण एक प्रथा और लाए थे, वो कौन सी है, देवकुल। क्या है ये, हाँ, देवकुल प्रथा के तहत राजा के मरने के बाद उसकी मूर्ति लगाई जाएगी, कहाँ पर, मंदिर में, और उसको पूजा किया जाएगा। तो ये दोनों प्रथाएं कौन लाया, ये याद रखो यार। ये 2-3 क्लास के पहले हमने ये चर्चा कर चुके हैं ना, नहीं। तो अक्षय नीवी नियम क्या कह रहा है, देखो अक्षय नीवी नियम कह रहा है कि राजा द्वारा दान में दी गई भूमि वापस नहीं ली
जाएगी। अगर एक बार राजा ने दान कर दिया तो आजीवन उस व्यक्ति के पास वो भूमि रहेगी। वो व्यक्ति उस भूमि का क्या करेगा, इसके लिए अलग नियम है। तो पहले दो नियम याद रखो। पहला क्या है, नीवी नियम, समझ गए। दूसरा अक्षय नीवी, मतलब राजा द्वारा दान में दी गई भूमि वापस कभी नहीं ली जाएगी। तीसरा नियम भूमि छिद्र न्याय नियम, भूमि का कभी विक्रय नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि राजा ने तुम्हें दान में दे दिया और तुम्हें लालच आ गया, तुमने वो भूमि किसी और को बेच दी। तो राजा द्वारा दान की गई भूमि का कभी भी विक्रय नहीं किया जाएगा। ये कौन सा नियम है, भूमि छिद्र न्याय नियम। समझ गए, कितने नियम हो गए। चौथा देखो, चौथा कौन सा, तीन कितने हो गए, तीन हो गए ना, एक और है। हाँ, अप्रदा नियम। ये क्या है, अप्रदा नियम का क्या मतलब है, समझो। राजा ने किसी को भूमि दान में दे दी, किसको दे दी, भूमि दान की प्रथा किसने शुरू की भारत में। अरे ब्राह्मण भूमि देने लायक हैं बेचारे, वो भूमि ले रहे हैं क्या बताओ, ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि की प्रथा किसने शुरू की भारत में, नहीं थी। हाँ तो नाम वंश बताओ ना यार, यानी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को दान में भूमि देने का प्रथा किसने शुरू कर दी, और पूरे पूरे गांव को पूरी पूरी भूमि देने की प्रथा किसने शुरू की, बताया है तुमको, कुषाणों ने पूरे पूरे गांव दान में दिए हैं। भूमि का टुकड़ा दान में देने की प्रथा सातवाहन लाए, और पूरा पूरा गांव देने की प्रथा किसने शुरू की, कुषाणों ने। तो ऐसी भूमि यदि राजा ने ब्राह्मण को दान में दे दी तो ब्राह्मण उस भूमि को किसी अन्य को, दूसरे को भी दान कर सकता। अरे सब बिल्कुल ये मोक्ष वाले आदमी भाई, सब इनको थोड़े दिन रखेंगे उसके बाद दे देंगे। नहीं, अब इन्हें जाना होगा वानप्रस्थ संन्यास लेने, तब नहीं दे देते, दान दे देते। उल्लेख है, दान दे सकते हो, खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते। तुम भूमि को बेच नहीं सकते, लेकिन किसी अन्य को दान में दे सकते हो। कितने, जो भी राजा ब्राह्मण किसी को भी दान में दे दे। दान में दी गई भूमि को, ऐसे लिखो, दान में दी गई, हाँ, भूमि को दान में दिया जा सकता है। ये नियम कौन कह रहा है, कौन सा नियम, अप्रदा नियम। समझ में आ गई बात। एक और है, बस। तो चार नियम आपको याद रखने हैं, वो अलग चीज है। कितने हो गए, पहला कौन सा, नीवी नियम। नीवी नियम क्या मतलब, खेती के समय जो पैसा लगा है, कटाई के समय किसान पहले काटेगा और बची रकम का एक निश्चित भाग राजा को दे देगा। दूसरा अक्षय नीवी, यानी स्थायी दान की बात कर रहा है। अगर राजा ने किसी व्यक्ति को दान में दे दिया तो दोबारा वो दान वापस नहीं ले सकता। तीसरा भूमि छिद्र न्याय, मतलब जमीन की दान में दी गई भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता। चौथा अप्रदा, अप्रदा न्याय क्या कह रहा है कि ब्राह्मण यदि कोई दान में भूमि प्राप्त कर रहा है तो वो किसी अन्य को भी दान में दे सकता। ये थे भूमि के संबंध में नियम, याद रखोगे पक्का। अब आ जाओ गुप्त काल की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, सिक्कों पे। तो गुप्त काल के सिक्के कितने प्रकार के हैं, चार। पहला स्वर्ण मुद्रा, दूसरा चांदी, तीसरा, चौथा
पहली बार भारत में शीशे के सिक्के जारी करने वाला राजा सातवाहन। देखो गुड। स्वर्ण मुद्रा, समुद्रगुप्त हो गए और चंद्रगुप्त सेकंड हो गए, और सबसे आखिरी में कुमारगुप्त। सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय, और इन तीनों में सबसे ज्यादा किसको गया? कुमारगुप्त। यानी गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? क्वेश्चन क्या पूछा हमने? सर्वाधिक सोने के किससे सिक्के, शुद्ध सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको गया? याद रखना, सर्वाधिक सोना पूछे, सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो आंसर गुप्त वंश। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो आंसर कुषाण। क्वेश्चन जरा सा चेंज होगा, आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। तो चांदी का सिक्का क्या कहलाया? अच्छा, स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाई? दिनार। चांदी का सिक्का रूपक, या क्या कह रहे हो तुम ज्यादा पढ़ लिए हो। करछापड़ मौर्य काल का है। नहीं, गलत है, यह याद रखो। अच्छा, तो वीडियो देख के हो गया कोई? हमें लगा तुम किताब विताब पढ़ के आए हो, तो वीडियो काहे देख रहे हो? जब हमने मना किया है कि एंशिएंट पे वीडियो मत देखो, तो मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पे फिर तुम्हें नीवी अक्षर नीवी सब मिक्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? नीवी क्या है, अक्षर नीवी क्या है, सब घुल मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे टीचर होंगे जो मे को बताएंगे नगद कर, और हिरण बताएंगे फसल कर, और ये पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा आंसर गलत। मे है फसल कर और हिरण है नगद कर। कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ रही बातें? जब गहराई से पढ़ लोगे तो ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे ही तुम कोई वीडियो शुरू करोगे, यदि पढ़े होगे सही से, तो तुम तुरंत पकड़ लोगे नहीं 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 नहीं, मामला गंभीर है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो वहां से तुरंत स्किप कर जाओगे। नहीं तो अधजला इतना सा ज्ञान है, इसमें तुमने रिलायबल होगा किसी अन्य पे, अब वो जो पढ़ा रहा सब सही हो जाएगा, और वहां पर क्या निकलेगा? नहीं। तो कीचड़ मत खाओ, खाना खाओ। ठीक है, जो हम कहेंगे वो देख लेना वीडियो, सब नहीं देखने हैं। हिस्ट्री पढ़ाने के तरीके बहुत अलग अलग हैं लोगों के, नहीं समझ रहे हो? तो क्यों इतना कंफ्यूज होना है? जहां पे हम कहते हैं खुद ही बोलते हैं देख लेना वीडियो, कहीं से भी देख लेना, बोलते कि नहीं बोलते? इसके लिए वीडियो मत देखो अभी, क्लास नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। चांदी सिक्का, अरे मेरा, अरे चांदी के सिक्का क्या, रूपक या रूप? करछापड़ मत याद रखना मेरे भाई, भूल जाओ करछापड़, हाँ भूल जाओ। तांबा, गुप्त वंश में तांबे के सिक्के रामगुप्त के अलावा किसी ने नहीं चलाए। कौन है रामगुप्त? कमजोर शासक है, तो रामगुप्त तांबे के सिक्के चला रहा। समझ गए मेरी बात? और शीशे के सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले सातवाहनों ने की, और सातवाहनों से यह परंपरा गुप्तों तक भी पहुंच गई। तो 4 प्रकार के सिक्के गुप्त साम्राज्य में चलाए गए। आगे समझ बात? व्यापार कैसा है? उन्नत। बस थोड़ा सा यहां पे ध्यान, अब बात मत करना, ये चीज समझ जाओगे तो मजा आ जाएगा। जब हम कुषाण पढ़ा रहे थे तो क्या बताया था? वहां उनका व्यापार किधर सबसे ज्यादा हो रहा है, जिस वजह से भारत सोने की चिड़िया बन गया? सिल्क रोड। अब थोड़ा समझो, अगर हम ये कहें कि गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य रोमन साम्राज्य से कम हो गया, और उसकी तुलना में दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार बढ़ गया, उसका क्या कारण था? अगर मान लो तुम्हारे पिताजी या मेरे पिताजी पहले से किसी से व्यापार करते आ रहे होंगे, तो हम भी किससे करेंगे? लेकिन हमने उनसे व्यापार कम किया और किसी अन्य को पकड़ लिया, तो पीछे कोई कारण होगा ना। वो कारण क्या है? तो समझो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सिल्क रोड की। किसकी? जो कहां से स्टार्ट हो रहा है? चाइना के
होंगहो प्रांत से आया, और भारत के बिल्कुल ऊपर से, अब ना मुंह से बोलना, ताजिकिस्तान, क्या बोलती थी, तजाकिस्तान बोलती थी ना, ताजिकिस्तान आए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान आएगा, रोमन एम्पायर। ये है सिल्क रूट। अगर सिल्क रूट पर आपका अधिकार है तो व्यापार कैसा होगा? गुप्त काल में क्या हुआ, दो कारण कि हमारा व्यापार, अच्छा, कनिष्क के समय, कनिष्क के समय सिल्क रूट पर किसका अधिकार? कनिष्क का। व्यापार भारत का कहां से हो रहा है? रोमन एम्पायर से। यहां हम क्या दे रहे हैं? यहां से आया चिनांशुक, चिनांशुक क्या है? वही, हाँ, चीनी कपड़ा, यानी वहां का सिल्क कपड़ा। हमने चिनांशुक लिया, भारत में रखा, और भारत से इस बंदरगाह, क्या नाम है, भृगु कच्छ से इकट्ठा किया, और जहाज के माध्यम से या तो फारिस की खाड़ी से निकले या अरब सागर से होते हुए निकल गए, गल्फ ऑफ अकीबा पार करते हुए। याद आ रही बातें? ऐसा हुआ जैसे ही गुप्त साम्राज्य आया। कौन सा काल? और ये समय किसका है? 364 एडी में गुप्त का कौन सा राजा है? आए नहीं, हमें क्या पता कौन है, तुम बताओ। लाहौल की, आए हाय हाय हाय, दिमाग में सोच लो ना यार, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? किसका है? चंद्रगुप्त फर्स्ट का 319 से 350, उसके बाद उसका लड़का 350 से 375, उसके बाद रामगुप्त कुछ समय के लिए गद्दी बैठा, और 375 से चंद्रगुप्त सेकंड 415, 15 15 14 वर्ष वो फाइव रहा था, और 415 से 456 कुमारगुप्त 41 वर्ष। याद है? गुप्त वंश का सबसे समय तक, ज्यादा समय तक रहने वाला, तो ये सब याद रखो। तो ये समय है समुद्रगुप्त का। जब गुप्त शासक समुद्रगुप्त भारत में शासन कर रहा था, इस समय रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया, यानी वहां की राजनीति उथल पुथल वाली हो गई। याद करो, कभी हमने ऐसे कुछ बात बताई है? यस, 1453, ये वही कुस्तुनतुनिया है। तो ये वाला हिस्सा पश्चिमी रोमन है ना, ये पश्चिमी ना, ये पश्चिमी रोमन और ये पूर्वी रोमन। यानी रोमन साम्राज्य का पहली बार विखंडन कब हुआ? अब परिवार में लड़ाई चल रही होगी तो व्यापार में ध्यान जाएगा? नहीं जाएगा ना। परिवार टूट रहा है, तुम व्यापार करोगे क्या? तो यहाँ के लोग व्यापार से छिन्न भिन्न हो गए। अब जब इनको पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ से मिली नहीं, तो इन्होंने क्या किया? इसका विकल्प ढूंढा, और विकल्प इनको मिला दक्षिण पूर्व एशिया। यानी समुद्रगुप्त के बाद रोमन साम्राज्य से व्यापार कम हुआ और दक्षिण पूर्व एशिया से बढ़ गया। इसका पहला कारण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यही है कि रोमन साम्राज्य का विघटन, पूर्वी रोमन और पश्चिमी रोमन दो भागों में बढ़ गया। घर में कलह चल रही है तो व्यापार नहीं करोगे, व्यापार का ह्रास दिखाई देने लगेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो करना है ना, तो हम इसका विकल्प कहाँ ढूंढेंगे? तो ढूंढ लिया। तो सबसे ज्यादा विकल्प के तौर पे चाइना, जावा, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एंड सो ऑन। तो तुम देखना इनका व्यापार कब से चल रहा हमारा, बहुत साल हो गए। इनसे आज हमारे संबंध कैसे हैं? सिर्फ चाइना को छोड़ दो तो सबसे कैसे संबंध है? ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। नहीं समझे? गुप्त साम्राज्य में व्यापार पढ़ते समय आपके मन में सबसे पहला थॉट ये आना चाहिए। नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन पूछेगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इतिहास पूछेगा नहीं कभी।
ये जो पढ़ रहे हो तुम, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री और इस तरह की हिस्ट्री मेंस में नहीं पूछी जाती लिखने के लिए। आर्ट एंड कल्चर के अलावा कुछ नहीं पूछेगा लिखने के लिए। ये सब प्री के हिसाब से क्वेश्चन कथन काल में पूछ सकता है। ऐसा कथन एक, गुप्त काल में रोमन साम्राज्य से व्यापार में कमी देखी गई। सही है। कथन आर क्या कहेगा? क्योंकि रोमन पूर्व और पश्चिमी भाग में बट गया। तो कथन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नहीं समझे मेरी बात? ये सब ऐसे क्वेश्चन प्री में बनेंगे। तो क्या रोम टूटा और रोम टूटा कब? 364 एडी में। अब सोचो व्यापार सारा कहाँ से हो रहा है? तो तीन तुम बंदरगाह याद रखना। पहला बड़ौच या भृगुकच्छ जो भी है, कहाँ पर है? गुजरात में। इसके नीचे कैम्बे, ये भी एक बहुत बड़ा बंदरगाह, ये भी कहाँ है? गुजरात में। और इसके नीचे कल्याणी। लीपा पोती हो गई ना। ये सिल्क रोड है, ठीक। यानी यहां पे रोमन एम्पायर है और हमारा सारा व्यापार किधर से हो रहा है? इधर से होगा कि इधर से होगा? तो पश्चिम के तटों से होगा, मालाबार तट से। यस और नो? सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? भृगुकच्छ या बड़ौच। कहां पर है? गुजरात में। अभी लिखो नहीं, सब देखो। उसके जस्ट नीचे गुजरात में ही है कैम्बे और महाराष्ट्र में कल्याणी। तो समुद्रगुप्त तक व्यापार के तीन प्रमुख बंदरगाह जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, कौन से हैं? भृगुकच्छ, कल्याणी और कैम्बे। समुद्रगुप्त के बाद जब रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तब ये बंदरगाह कमजोर पड़ने लगेंगे। यहाँ पर जहाज नहीं आएंगे क्योंकि व्यापार बंद है। अब समुद्रगुप्त के बाद यहाँ के व्यापार हटके, बंदरगाह हटके यहाँ के इंपॉर्टेंट, यानी कौन से? कोरोमंडल तट के बंदरगाह तुम्हें दिखाई देंगे। पहला, बहुत बढ़िया, ताम्रलिप्ति। ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल। समझ गए? तो जो समुद्रगुप्त के समय से पहले जितना इंपॉर्टेंस भृगुकच्छ का था, समुद्रगुप्त के बाद ताम्रलिप्ति का हो गया। समझ गए? क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द विघटन ऑफ रोमन एम्पायर। समझ गए मेरी बात? पक्का? व्यापार कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे? चाइना से और दक्षिण पूर्व एशिया से। चाइना से हम क्या ले रहे हैं? चीनांशुक। सिल्क नहीं आएगा। चीनांशुक क्या है? तो चीनी कपड़ा है। चीनी मुद्रा है, एक प्रकार का कर है, सिंचाई की एक पद्धति है। क्या है? चीनी कपड़ा। चीनांशुक चीनी कपड़ा है। कहां से आ रहा है? चाइना से। भारत में व्यापार दिख रहा है और हम क्या दे रहे हैं? दक्षिण पूर्व एशिया से कई सारी चीजें आएंगी। जैसे सबसे प्रमुख आयात होने वाली चीज क्या है? कपड़ा। इतना याद रखो। गुप्त काल में सबसे ज्यादा चीज कौन सी आ रही है? कपड़ा। कौन सा? सूती वस्त्र। ठीक है, ये याद रखोगे पक्का। ये नाम याद रखोगे। कौन कौन से? भृगुकच्छ, कैम्बे, कल्याणी और ये ताम्रलिप्ति। अब जब चाइना व्यापार कर रहा है भारत से, किससे? भारत से। तो चाइना डायरेक्ट भारत से व्यापार नहीं करेगा, बल्कि चाइना का जहाज निकलेगा, श्रीलंका से होते हुए भारत प्रवेश करेगा, या भारत से कोई व्यापार जहाज निकलेगा, श्रीलंका के गोल चक्कर लगाते हुए दक्षिणी चीन सागर होते हुए चाइना। तो याद रखना, इस पूरे व्यापार में जो चाइना और भारत के बीच हो रहा है, उसके बीच में मध्यस्थता का रोल किसने निभाया? श्रीलंका। और इसका उल्लेख कि श्रीलंका मध्यस्थता के रूप में स्थित था, इसका उल्लेख कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख कर रहा है। नहीं समझे? फिर इसको और जोड़ो। अचानक से एक श्रेणी थी जिसका नाम, कौन सी श्रेणी है? तंतुवाय। बहुत बढ़िया। अब क्यों ये माइग्रेट कर रही? तंतुवाय श्रेणी कहां से आ रही है? गुजरात के लाट प्रदेश से। याद आई मेरी बात?
लाट प्रदेश से ये निकल के कहाँ पहुंच गई? इंदौर के मंदसौर। इसको माइग्रेट करने की जरूरत क्या पड़ी? श्रेणी का काम क्या है? व्यापार करना। यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, विघटन हो गया, अब व्यापार किससे करेंगे? तो कहाँ आएंगे? इधर आएंगे और यहाँ से व्यापार। तो व्यापार कम हुआ रोमन साम्राज्य से, इसकी जानकारी देने का स्रोत कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रहा है। तंतुवाय श्रेणी को उसने बताया कि ये गुजरात से माइग्रेट करके मंदसौर पहुंच गए, और दूसरा व्यापार में मध्यस्थता श्रीलंका ने निभाई। पल्ले पड़ा, बाउंस हुआ, क्या हुआ बता दो हमको। आ गया? जिसको नहीं आया पूछ लो एक बार। ये था थोड़ा सा हिस्ट्री का कॉन्सेप्चुअल चीज कि क्यों व्यापार कम हुआ और व्यापार का शिफ्टिंग पश्चिम से पूरब की ओर क्यों हुआ। नहीं समझे? पक्का? अब इस कॉन्सेप्ट को अगर याद है और इस कॉन्सेप्ट को मजबूती कैसे दोगे? नंबर मिलेंगे भयानक भर भर के, नहीं तो तंतुवाय श्रेणी का नाम याद रखना, ठीक है? अब सुनो, सिक्के जारी कौन कर रहा है इस समय? एक कॉन्सेप्ट और ले जाओ, राजा। यानी राजा के संबंध में उसके अधिकारी जो किसी टकसाल को बना के बैठे हैं। क्या समुद्र के समय या गुप्त वंश के समय कोई व्यक्तिगत आदमी भी सिक्के जारी कर सकता था? अगर हम पूछ रहे हैं तो उसके पीछे कोई आधार है ना? किसी ने करे होंगे। अच्छा, वर्तमान की बात करो। वर्तमान में नोट कौन, करेंसी कौन जारी करता है? आज ये अधिकार क्या सरकार किसी और को दे सकती है? क्यों? सिग्नेचर हम भी कर सकते हैं। तो ये अथॉरिटी किसने दी? सरकार ने। क्या ये अथॉरिटी सरकार किसी और को दे सकती है? क्यों? अरे क्यों? दोनों का आंसर बताओ। क्यों दे सकती है तो क्यों, नहीं दे सकती है तो क्यों? अंतर समझ लेना। थोड़ा पानी पिलाओ। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल वाला है। मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो? प्राचीन भारत में किसी व्यक्तिगत आदमी को भी सिक्के जारी करने की शक्ति थी, नो डाउट। राजा कहेगा कि तुम जारी करो, तुमने जारी किए सिक्के और 13.5% टैक्स राजा को दे दिया। तुम भी कर सकते हो, लेकिन अगर गुप्त काल में हो तो। वर्तमान की स्थिति बताओ पहले। आरबीआई के अलावा ये शक्ति किसी के पास है? नहीं है ना? क्या सरकार ऐसा कर सकती है? समझो मेरी बात। अब सुनो, अब खत्म करो। एक होता है एग्जैक्ट करेंसी और दूसरी होती है सिंबॉलिक। ये क्लास में कभी बताया हमने क्या? अच्छा ठीक, आप समझ लो। ये कौन सी करेंसी है? एग्जैक्ट करेंसी। और दूसरी वर्तमान में जो आरबीआई क्या जारी कर रहा है? नोट जारी कर रहा है ना। कौन कौन से? 10, 20, 50, 100, 200, 500 और बस। क्या वास्तव में 500 रुपए के नोट की वैल्यू 500 रुपए है? 500 रुपए का नोट कितने में छप जाता है? मैक्सिमम 2 या 3 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए। यानी 500 रुपए का नोट आरबीआई 5 रुपए में छापकर तुम्हें बेच रहा है कितने में? इसको क्या बोलेंगे? सिंबॉलिक करेंसी। क्योंकि आरबीआई के गवर्नर ने साइन करके कहा कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन। और ये हो गई कौन सी करेंसी? लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब ऐसी करेंसी जिसे सरकार ने मान्यता दे दी है। भाइयों बहनों, आज शाम 12 बजे 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो जाएंगे। क्या मतलब था? मोदी जी ने कह दिया और उसके 500 की औकात खत्म। दिमाग लगाओ ना कभी। वो नोट कूड़े के भाव गया। क्यों? एक आदमी के कहने से क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना। वही तो लीगल टेंडर है। यानी सरकार ने जिसको मान्यता दे दी वो क्या कहलाया? लीगल टेंडर। और मार्केट में ये आराम से लिक्विड के रूप में तैर रहा है। लोग इसको देख रहे हैं और उससे वापस पैसे ले रहे हैं। जैसे मोदी साहब ने कहा कि बंद,
उसकी औकात जीरो। और नए करेंसी आ गई, इसको क्या बोला हमने? सिंबॉलिक। कि गवर्नर ने गवर्नर क्या, सरकार ने 5 रुपए खर्च किए और कितना रुपए का नोट दे दिया तुम्हें? 500 रुपए। और तुम इसको आराम से बिना कुछ सोचे समझे 500 रुपए की वैल्यू के बराबर चला रहे हो। ऐसी उसके अंदर क्या ताकत है? क्या ताकत है उसके अंदर? आरबीआई ने नोट जारी कर दिया, उसकी इतनी औकात, कुछ तो होगा। वो नोट अगर सिर्फ उसमें गांधी हटा दो या गवर्नर के साइन हटा दो, तो क्या वो कोई नोट तुम्हारे दुकानदार पैसे लेकर सूट देगा तुमको? क्यों? कल को अगर गवर्नर तुम्हारी फोटो छाप के कहें कि ये भी 500 का नोट है, तो भी मान्य है वो। महत्वपूर्ण वो नहीं कि गांधी है कि नहीं है, कल को गांधी की जगह कोई और होगा तब भी वो नोट होगा। पोस्टल साइन होता है कि नहीं होता? लाल किले का साइन है कि नहीं है? तो भी वो एक नोट है। महत्वपूर्ण वो नहीं है। आरबीआई के पास ऐसा क्या है कि वो इतनी ज्यादा करेंसी को फ्लो करा रहा है? मेरी बात नहीं समझ पा रहा ना तुम लोग? क्या है उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक? हाँ बिल्कुल, सिंबॉलिक करेंसी आरबीआई ही जारी कर सकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आरबीआई के पास एसडीआर के रूप में रखा हुआ रिजर्व है, जिसे हम गोल्ड कह रहे हैं। यानी आरबीआई की औकात है 1 लाख करोड़ की, तो वो 500-500 के नोट जारी कर सकता है और यूज करा सकता है। करो, वो 2000 के नोट भी जारी कर सकता है, वो आने वाले समय में 10,000 का नोट भी जारी कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में कितना पैसा गड़ा हुआ है, बहुत। अब ऐसे में क्या तुम्हें सरकार कह सकती है कि नोट बनाओ 500 का? कह सकती क्या? रिजर्व कहाँ है तुम्हारे पास? जैसे ही तुम्हारे पास इतना रिजर्व आ जाएगा, तुम भी आरबीआई के पैरेलल मिस्टर वाई बैंक बना सकते हो। जैसे ही सरकार तुमको अनुमति देगी, तुम भी आरबीआई के बराबर की संस्था खड़ी कर सकते हो। शर्त क्या है? तो रिजर्व किसके पास है? आरबीआई। और आरबीआई उस रिजर्व का यूज करके सिंबॉलिक करेंसी बना रही है। सोचो ये गायब हो जाए आरबीआई के पास से, तो मार्केट में जो नोट है उसकी कोई वैल्यू रह जाएगी? सब जीरो। और महंगाई का स्तर भयानक तरीके से शूट कर जाएगा। फिर तुम एक एक बोरा 500-500 का नोट लेके जाओगे और भगत जी कैसे चाय भी नहीं मिलेगी तुमको। अफ्रीका में हुआ था ये 19 आर्थिक मंदी। जिम्बाब्वे में एक एक बोरा नोट भर के जाते थे, तो एक पाव और एक चाय मिलती थी तब। तो महंगाई है ना। क्यों? क्योंकि रिजर्व खत्म हो गए। ऐसा था, उससे उबर नहीं पाया आज भी अफ्रीका। ठीक है, और ये हमारी बहुत बड़ी किस्मत है कि हमारे पास ऐसी सॉलिड संस्था है। 2008 में मंदी आई, विश्व का लगभग सभी देश प्रभावित हुए थे, लेकिन भारत बिकॉज ऑफ क्या गजब का रेगुलेशन है इसका। ठीक है, ये चाहे तो अंधाधुंध नोट जारी कर सकता है। अब जिम्बाब्वे ने यही किया था 1929 में जब मंदी आई, तो जिम्बाब्वे ने आओ ना देखा ताओ और भयानक तरीके से नोट की प्रिंटिंग शुरू कर दी। अब हर जगह मार्केट में तुम्हारे पास क्या है? नोट ही नोट। तो इसकी कीमत लगाने वाले कितने लोग मिल जाएंगे हमको? वर्तमान में इसकी कीमत 20 रुपए 50 रुपए, लेकिन तुम्हारे पास भर भर के पैसा हो सबके पास और इसकी सप्लाई कम हो, तो डिमांड बढ़ेगी। कितने रुपए दोगी तुम? भैया बोतल दो, पानी पीना है, कुछ भी ले जाओ, लो 1 लाख रुपए। तो जैसे तुमने 1 लाख लगाए बगल वाले के पास, इसकी औकात नहीं बढ़ी है, तुम्हारे पैसों की मूल्य औकात गिर गई। यही जिम्बाब्वे में हुआ। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? इसको बोलते हैं सिंबॉलिक करेंसी। अब आ जाओ, गुप्त काल के सिक्के किससे बने हैं? सोने से। 100 ग्राम का सिक्का, यानी इसके 100 दिनार की वैल्यू है। अब 100 दिनार का सिक्का बनाने में किसी को भी 100 ग्राम सोना लगेगा, यानी इस सिक्के को बनाने कितने रुपए कितना लगा? 100 ग्राम सोना। ये चाहे राजा लगाए
इसका मंत्री लगाए या कोई आम जनता का व्यक्ति लगाए? सोना तो उतना ही ना, तो जब सोना उतना है तो मार्केट में उसकी वैल्यू 100 दिनारी रहेगी, चाहे वो राजा द्वारा बनाया गया हो, मंत्री द्वारा, या इसको क्या बोला हमने, एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर इस करेंसी है तो उसको भारत या कोई भी आदमी बना सकता है। सरकार किसी को भी वो परमिशन दे सकती है कि हाँ छापो। शर्त क्या होनी चाहिए कि 100 ग्राम सोना तुम्हारे पास बस, और तुम टकसाल के अधिकारी बन जाओगे। यानी राजा तुमसे कहेगा तुम छापो, तुमने छापे, मार्केट में वही वैल्यू तुम्हारे सिक्कों की होगी जो राजा के वैल्यू की सिक्के। मेरा पॉइंट पकड़ पा रहे हो? पक्का? ये सबसे बड़ा अंतर था एग्जैक्ट और सिंबॉलिक में। इसलिए जितना भी प्राचीन भारत में जाना, प्राचीन भारत में कहना कि टकसाल खोलने का अधिकार सभी के पास था। क्यों? क्योंकि वहां की करेंसी की वैल्यू एग्जैक्ट थी। और जैसे ही कागजी मुद्रा आई, यह अधिकार सरकार की किसी संस्था के पास अपने आप चला गया। नहीं समझे? पक्का? धन्यवाद। ठीक है, बस ठीक है, ओके, कल मिलते हैं। हो गया खत्म। अब गुप्तकाल का समाज बचा है और धर्म बचा है। ठीक है।